खैर आगे बढ़ते हैं, एक और राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं और ये है बीजू जनता दल। इन चुनावों में ओडिशा में एक आश्चर्यजनक नतीजा आया। एक और स्थानीय ताकतवर पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी का सफाया एक तरीके से हो गया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से मशहूर बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक ने अपने पिता के निधन के बाद जिस तरीके से ओडिशा की राजनीति में प्रवेश किया और ओडिशा की राजनीति के प्रतीक बन गए, वो अपने आप में एक मिसाल रही है। 1997 में वो ओडिशा की राजनीति में उतरे और उसके बाद राज्य की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। पहले वो केंद्र की वाजपेयी सरकार में 3 साल तक केंद्र में मंत्री रहे और इसके बाद सन 2000 में ओडिशा के मुख्यमंत्री पहली बार बने और तब से वो सत्ता में अंगद के पांव की तरह भुवनेश्वर में जमे हैं। लेकिन इस बार ओडिशा में बीजेपी की आंधी ने उनकी पार्टी का लोकसभा से पूरी तरीके से सफाया कर दिया है। राज्य में भी आज विधानसभा भी साथ में हुए उड़ीसा में, राज्य में भी उनकी सरकार चली गई और यहाँ तक कि नवीन बाबू खुद अपनी 2 में से 1 सीट हार गए। विधानसभा में उनकी सीटें आधी रह गईं। बड़े इंतजार के बाद बीजेपी को राज्य में सरकार बनाने का मौका पहली बार ओडिशा में मिल रहा है। इन चुनावों में बीजेडी को लोकसभा की 21 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि पिछली बार उसके पास 13 सीटें थी। 20 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और 1 सीट जो थी वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने ओडिशा में जीती है, जो कभी ओडिशा की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन बीजेडी को सत्ता से उखाड़ पाना इतना आसान नहीं था। नवीन बाबू की पहुंच ओडिशा के घर घर तक रही है। भले ही वो बाकी नेताओं की तरह बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आते थे, लेकिन उनका काम बोलता रहा है। उनके शानदार काम के पीछे एक अफसर वी.के. पांडियन की बड़ी भूमिका बताई गई, जो नवीन पटनायक के आँख और कान सब कुछ थे। पिछले 20 साल से अधिक समय से वो नवीन पटनायक के साथ थे, लेकिन अंत में यही अवसर नवीन पटनायक के सत्ता से जाने की वजहों में से खास वजह रहा। बीजेपी ने ओडिशा के विधानसभा चुनाव में ओडिशा की अस्मिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ओडिशा से बाहर का एक व्यक्ति कैसे इतना ताकतवर हो गया। पांडियन तमिलनाडु से आते हैं। बीजेपी का यह आरोप तक था कि नवीन पटनायक पर पांडियन का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। तमाम मुद्दों के अलावा बीजेपी का वो नैरेटिव भी खूब चला इस बार कि इन चुनावों में पटनायक की पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है और ये इसीलिए चला क्योंकि पांडियन को ये कहा गया कि वो ओडिशा के नहीं हैं, वो बाहर के हैं और वो कैसे ओडिशा के मुखिया बन सकते हैं। अब हालत ये है कि बीजेडी के पास से राज्य भी चला गया और केंद्र के तमाम सांसद भी चले गए। अगर बीते कुछ लोकसभा चुनावों पर निगाह डालें तो पता चलता है कि बीजेडी कभी ताकतवर हुई तो कभी उसकी ताकत कम हुई, लेकिन ऐसा सफाया कभी नहीं हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओडिशा की 21 में से 14 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली थी। तब बीजेपी ओडिशा में खाता नहीं खोल पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी की सीटें बढ़कर 20 हो गई और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। 2019 में बीजेडी की सीटें घटी और उसको 12 सीटें मिली। बीजेपी की ताकत काफ़ी बढ़ गई, उसे 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली। लेकिन इस आम चुनाव में बीजेडी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। 20 सीटों और विधानसभा चुनावों में जोरदार बहुमत के साथ ओडिशा पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। विनोद शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक क्विक रिएक्शन चाहूँगा विनोद जी, क्यों बोर हो गई ओडिशा की जनता? क्या बहुत ज़्यादा समय हो गया या बीजेपी की एक ऐसी मुट्ठी दिख गई है ओडिशा की जनता को जो अभी बंद है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से उड़ीसा में अपना तंत्र फैलाया है, इंतजार की है और चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता वहां काम किया है और इसके लिए उनकी तारीफ करनी बनती है। देखिए, आज के दिन ना सिर्फ बीजू जनता दल की सफाई हुई है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजू जनता दल ने कांग्रेस की सफाई करती थी, उसी तरह से बीजेपी ने बीजू जनता दल की सफाई की। और जब भी सफाई होती है किसी प्रदेश में तो स्पेस बनती है और पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले वक्तों में, क्योंकि अब नवीन बाबू जो है उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती और बुजुर्ग हो चुके हैं, और जब वो आए थे मुझे याद है 90 के दशक में यूनाइटेड फ्रंट और कोलिशंस का जमाना होता था केंद्र में, उस समय वो आए और शुरू में
वो एक साथ मिलके उन्होंने सरकारें बनाई बीजेपी के साथ। जी लेकिन बाद में उनका झगड़ा हो गया और कंधा महल के प्रकरण के बाद बीजेपी से उन्होंने अपना संबंध विच्छेद कर लिया, लेकिन फिर भी टेक्निकली बीजेपी को मदद करते रहे, कभी भी पूरी तरह से विरोध में बीजेपी के नहीं उतरे। और इस बार भी इलेक्शन से पहले कोशिश ये थी उनकी कि अलायंस में इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट है उनको ये लगा कि अब दिस वाज द टाइम टू स्ट्राइक, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं। नाउ द आयरन इज विनोद जी, हॉट। एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि अब बीजू जनता दल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी? नवीन बाबू की सेहत नहीं ठीक है, तो ताकत भी नहीं बची है पार्टी के अंदर, रिसोर्सेज भी नहीं है। बिल्कुल सही सही बात है, क्योंकि उन्होंने वहां पर उनकी जो डिपेंडेंस है, देखिए थोड़ा ही सिमिलैरिटीज जनता दल यूनाइटेड के साथ है। जिस तरह से नीतीश बाबू ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और अपने विधायकों पे कम, उसी तरह से नवीन बाबू जो हैं वो जी ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा डिपेंडेंट थे और अपने विधायकों पे कम। तो इसलिए जमीनी सतह पे उनकी पार्टी कमजोर हुई है, जी और उनकी शख्सियत के बाद उसका क्या हश्र होगा ये तो ईश्वर ही जानता है। चलिए, शुक्रिया विनोद जी बात करने के लिए, बीजेडी और बीएसपी के बारे में तफसील से आपको हमको समझाने के लिए। तो ये थे विनोद शर्मा,